प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो बीए बीएड प्रथम वर्ष के लिए ये पहली पाठ्य पुस्तक है और हिंदी साहित्य के अंदर हम लोगों ने इसी पाठ्य पुस्तक से और आदिकाल की जो को वीरगाथात्मक काल कहा गया, वीरगाथा काल कहा गया, उसके साथ साथ इसकी परिस्थितियां, इनकी प्रवृत्तियां और उसके बाद उन प्रवृत्तियों की रचना करने वाले रचनाकार और उनकी जो रचनाएं हैं उनका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने जो आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को पढ़ा, उन प्रवृत्तियों के जो वर्ण्य विषय थे उन वर्ण्य विषयों के बारे में पढ़ा कि उस समय के जो अधिकांश कवि थे या रचनाकार थे वो किन विषयों को लेकर के रचना किया करते थे। तो इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो उनके अध्ययन के दौरान युद्ध प्रसंग वगैरह या राष्ट्र काव्य की जो रचना की गई, वीर रस को लेकर के, श्रृंगार को भी लेकर के, तो उनके वर्ण्य विषयों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की। अब जो हमारा बिंदु था कि आदिकालीन परिस्थितियों के बाद प्रवृत्ति और प्रवृत्तियों के बाद उस समय के जो रचनाकार, तो आदिकालीन रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें तो थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रमुख ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय। कि आदिकाल के दौरान हिंदी के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर भाषा की दृष्टि से देखें तो डिंगल पिंगल भाषा चल रही थी, किंतु अब ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथों में भी मैंने आप लोगों को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के 12 ग्रंथ हैं उनके बारे में लिखाया। उसके साथ साथ ये जो अब जो हमारे इतिहासकार हैं, ये अपने जो इतिहासकार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो साहित्य इतिहास है उस साहित्य इतिहास को अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उनका जो संक्षिप्त परिचय है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर इन साहित्य के ऊपर संक्षेप में परिचय डालें तो उनमें देखने को मिलता है कि एक फ्रेंच विद्वान है, फ्रेंच विद्वान जिनका नाम है गार्शोत्तदाशी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध, पूर्वार्ध पहले और उत्तरार्ध बाद में, 19वीं सदी के बाद का समय जो, ठीक है, उत्तरार्ध में एक फ्रेंच विद्वान गार्शोत्तदाशी ने अपनी रचना का नाम है उनका इस्तवार द ला लिटरेचर एडू ए हिंदुस्तानी भाषा, अपनी ही भाषा के अंदर, ठीक है, हिंदुस्तानी ना कह करके हिंदुस्तानी, और उनकी जो रचना की उसका जो समय सीमा रही वो रही 1939 से लेकर के और 47 का जो बीच का समय था। तो उन्होंने इस अपनी रचना के अंदर और इस उसमें और हिंदी साहित्य के इतिहास का और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उस आदिकाल का उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद उनकी खातिर कहा जाता है कि इस नामक ग्रंथ के रूप में किया, इसमें अकादी क्रम से हिंदी और उर्दू के कवि लेखकों का विवरण दिया। इनका प्रथम ग्रंथ 1839 ईस्वी में तथा दूसरा जो ग्रंथ है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब इनकी खातिर बताया जाता है कि इन्होंने अकेली हिंदी में ही नहीं, क्योंकि उस समय हिंदी के साथ जो भाषा चल रही थी वो उर्दू, ठीक है, तो इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों कवियों और लेखकों का विवरण दिया। और उसके साथ साथ इनका जो प्रथम भाग है इस रचना का, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो उसका जो प्रथम भाग है वो 1839 के अंदर प्रकाशित हुआ और जो दूसरा भाग है वो 1847 के बीच की बात बताई। तो यहाँ इनके प्रकाशन में थोड़ा सा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बताया जाता है कि ताशी ने, अर्थात ये जो फ्रेंच विद्वान है, उन फ्रेंच विद्वान ने कवियों की रचना काल का निर्देश तो किया ही किया, किंतु काल विभाजन समय को लेकर के जो समय सीमाएं दर्शाई गई, काल विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों के विवरण की दिशा में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अब इन्होंने क्या कहा कि थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया, एक तरह से देखें
किसी चीज की शुरुआत तो की, लेकिन उसके कह सकते हैं कि निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अपनी तरफ से तो पुरजोर प्रयास किया उन्होंने, किंतु कुछ एक जो चीजें, कुछ एक जो तथ्य हैं वो उन्होंने अपनी पुस्तक में रखे, अपने ग्रंथ में रखे, और कवियों को कवियों को सम्मिलित किया। उसके साथ साथ इनके प्रकाशन की बात करें, उनका जो विवरण है, उनकी समय सीमा रखी, और उसके साथ साथ इन्होंने इस रचना काल का निर्देशन करते हुए और इसका काल विभाजन किया। युगीन प्रवृत्तियों मतलब उस समय की जो तत्कालीन प्रवृत्तियां थी, तो उन प्रवृत्तियों का विवेचन की दिशा में उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ शुरुआती जो समय साहित्य इतिहासकारों के अंतर्गत है फ्रेंच विद्वान है। उसके बाद फ्रेंच विद्वान के पश्चात जो अगले विद्वान आए उनका नाम था शिव सिंह सेगर। शिव सिंह सेगर, और शिव सिंह सेगर की खातिर कहा जाता है कि जिस ताशी की परंपराओं को आगे बढ़ाने का श्रेय, क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ा, उसके बाद जिस तरह से एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि शिव सिंह सेगर जी की खातिर कहा जाता है कि ताशी की परंपराओं को जो उन्होंने शुरू किया, उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो शिव सिंह सेगर का है। ठीक है, कि उनका एक तरह से उत्तराधिकारी कह सकते हैं। उत्तराधिकारी तो अगर वैसे एक सिर्फ अपने मानने के लिए, क्योंकि वैसे तो राजा का पुत्र उत्तराधिकारी होता है, किंतु यहाँ जो लेखन कार्य है उस लेखन कार्य को आगे बढ़ाने का जो क्रम है वो क्रम है इन विद्वान ने किया। शिव सिंह सेगर का है जिन्होंने शिव सरोज ग्रंथ लिखा। अब उन्होंने इस तरह से एक ग्रंथ लिखा, उसकी रचना की। उसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई। 1847 तक तो कार्य जो है वो ताशी जी ने किया। उसके बाद का जो कार्य है वो शिव सिंह सेगर कर रहे हैं। 1883 ईस्वी में ताशी के इतिहास ग्रंथों में अगर 70 कवियों को स्थान मिला, कहने का मतलब कि ये अकेले तो रचनाकार थे नहीं, पूरी टीम थी और पूरी टीम के साथ वो कार्य कर रहे थे। ठीक है, हालांकि वो नेतृत्व कर रहे थे एक तरह से। उनमें कहते हैं कि ताशी के इतिहास ग्रंथों में अगर 70 कवियों को स्थान मिला है तो शिव सरोज में कवियों की जो संख्या है वो 71 तक पहुंच गई है। अब कहने मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ 70 कवियों ने स्थान मिला है, तो इनके अनुसार और इनकी टीम में एक और बढ़ गया। ठीक है, तो तथा कृतियों के नाम के साथ विताओं के उदाहरण भी प्रस्तुत हैं, वो किए गए हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि प्रस्तुत ग्रंथों का साहित्य विवेचन भी काफी महत्व है। तो कहने का मतलब इन्होंने बताया कि इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं के अंदर इस तरह की जो बात है वो देखने को मिली। उसके बाद वो कहते हैं कि इस ग्रंथ की अपनी कुछ विशेषताएं थी। ये जो शिव सरोज सेगर जी की जो रचनाएं थी ना, या शिव सिंह सेगर कहें, तो शिव सरोज जो ग्रंथ नामक लिखा, उस ग्रंथ की क्या विशेषताएं थी? उस ग्रंथ की विशेषताओं वो कहते हैं कि अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें कवियों के जीवन चरित्र। अब ये जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर 71 जो कवि शामिल हैं उनमें वो उसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कवियों के जीवन चरित्र, उनका कविता काल तथा कृतियों के नाम के साथ है कविताओं के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। और प्रस्तुत ग्रंथों का जो साहित्य विवेचन में काफी महत्व है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह की जो बात है वो उसमें देखने को मिलती है। तो ऐसा कोई भाव, तो उस भाव के अनुसार इस तरह की जो रचनाएं वो की गई है। अब जो ग्रियेसन है, और ग्रियेसन के साथ बताया जाता है कि शिव सिंह सेगर के बाद पहले विद्वान फ्रेंच, फिर शिव सिंह सेगर, और अब शिव सिंह सेगर का एक तरह का उत्तराधिकारी आगे का जो इन रचनाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो ये जो विद्वान है वो करेंगे। ग्रियेसन भी अपने आदिकाल में अपना महत्व रखते हैं। उनकी खातिर बताया जाता है कि शिव सिंह सेगर के ग्रंथ को आधार बनाकर, कि इनके अनुसार ही इन्होंने जो ग्रंथों को लिखा ना, उन्हीं ग्रंथों को आधार बना सन 1889, कहने मतलब यहाँ 83 तक का करियर बार इन्होंने संभाला, 47 तक का इन्होंने संभाला,
शुरुआत की 1839 से, और उसके बाद 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक रचना का इनकी एक ग्रंथ का नाम है मॉडर्न मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा। अब इनकी खातिर बताया जाता है कि इन्होंने मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हम लोगों को थोड़ा सा जब इसको परिभाषित कर रहे हैं तो उन परिभाषित करने के लिए हमें इन ग्रंथों और उनके साथ साथ उन साहित्यकारों के जो नाम है वो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। तासी का जो ग्रंथ है या कह सकते हैं कि रचना है वो इस्तवार द लाल लिटरेचर एदोई ए हिंदुस्तानी, तो उसको लेकर के इनका जो ग्रंथ है वो है मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो क्या है कि इस चीज को इन ग्रंथों के अंदर और शिव सिंह सेगर के आधार पर वो इसकी रचना कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसमें और बताएं तो इस लिटरेचर के अंदर उन्होंने क्या लिखा, इसमें उन्होंने लिखा हिंदी भाषा की जो धारणा रही है, हिंदी भाषा की जो धारणा रही है उसका जो वर्णन है उसमें देखने को मिलता है, उसके स्वरूप का वर्णन देखने को मिलता है। विकास में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो परिचय है वो इसमें दिया गया है। उन्होंने अपने परिवर्तित इतिहास से ग्रंथों एवं स्रोतों का उल्लेख किया है। इनमें लेखक की अपेक्षित ईमानदारी और तटस्थता का परिचय दिया गया है। अब कहने का मतलब कहीं भी ऐसा कोई छल कपट वाला या कह सकते हैं कि किसी में कुछ अपने आप को ज्यादा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया गया। वो साफ साफ कहते हैं कि अमुक जो नाम दिया है मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने हिंदी भाषा की धारणा, उसके स्वरूप को, उसके विकास में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है और अपने परिवर्तित इतिहास ग्रंथों में स्रोत का उल्लेख करते हुए और लेखक की अपेक्षित ईमानदारी का परिचय देते हुए उसकी तटस्थता का परिचय दिया गया। फ्रेंच विद्वान आए, शिव सिंह सेगर आए, ग्रियर्सन आ गए। अब ग्रियर्सन का कार्यभार है वो कार्यभार संभालेंगे मिस्र बंधु। ठीक है, मिस्र बंधुओं की खातिर बताया जाता है कि करीबन 5000 जो कवि हैं वो इनके कह सकते हैं कि उनकी सदस्यों की टीम रही है एक तरह से। ठीक है, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब उनकी खातिर बताया जाता है कि मिस्र बंधु ग्रियर्सन के पश्चात इतिहास लेखन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मिस्र बंधुओं ने किया। कहने का मतलब जिस कह सकते हैं कि मुहिम को चलाया गया उसी को एक तरह से आगे से आगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुरुआत हुई, उसके बाद अमुक व्यक्ति इसके उत्तराधिकारी बने, फिर उनका कार्यभार उन्होंने संभाल लिया, फिर उनका कार्यभार उन्होंने संभाल लिया, फिर आगे से आगे इस तरह से जो कड़ियां हैं वो जुड़ती ही चली गई। ठीक है, तो यहाँ शुरुआती करें तो फ्रेंच विद्वान से, उसके बाद शिव सिंह सेगर हैं, फिर ग्रियर्सन है, फिर मिस्र बंधु हैं, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएंगे, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा आ जाएंगे, उसके बाद जो राहुल सांख्यातन है वो आ जाएंगे, इसके साथ साथ जो आचार्य विश्व प्रसाद हैं वो आ जाएंगे, तो श्याम सुंदर दास हैं। कहने मतलब धीरे धीरे ये जो इतिहासकार हैं वो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मिस्र बंधु क्या कह रहे हैं, उन्होंने मिस्र बंधु विनोद, एक ग्रंथ का नाम मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, विनोद तो वैसे हास्य के लिए कहा जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि मिस्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। अब उनकी खातिर बताया जाता है कि ये जो ग्रंथ है उसको 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया, जिसमें 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। 3 जो भाग हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए, और चौथा जो भाग है, चौथे भाग की खातिर कहा जाता है कि जो आधुनिक काल से संबंधित है और आधुनिक काल से संबंधित होने के साथ साथ उसकी जो समय सीमा है वो 1934 है। यहाँ जो मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधुओं ने मिस्र विनोद लिख देता हूं मैं आपको, मिस्र बंधु, और उनकी रचना का नाम है मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद, इसको इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। 1913 के अंदर प्रथम 3 भाग आ गए। ठीक है,
और एक जो भाग है वो चौथा जो भाग है वो 1934 के अंदर आ गया। ठीक है, और इसका जो संबंध है वो संबंध बताते हैं आधुनिक काल से। इसका जो संबंध है वो संबंध बताया उन्होंने आधुनिक काल से। ठीक है, कहने का मतलब उसमें जो उस समय के काल के दौरान जो साहित्य सर्जन हुआ उसको लेकर के हम पढ़ेंगे इसको भी, जिसमें 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग आधुनिक काल से संबंधित है जो 1934 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कुछ निश्चित साहित्य विशेषताओं के आधार पर हिंदी साहित्य को 8 कालों में विभाजित किया। अब उन्होंने बताया कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित और कह सकते हैं कि विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, कि ये चीजें उसमें थी। कह सकते हैं ना कि जिस तरह से कोई पकवान बनाओ और उसमें ये कहें कि अगर मिठाई के तौर पे लें तो हर एक जो सामग्री है वो निश्चित मात्रा में रखी जाए, या कोई इस तरह से और कोई व्यंजन बनाए, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि यहाँ जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या है कि इसको एक निश्चित विशेषताओं के साथ और पहले तो 4 भागों में विभाजित किया और फिर उसको कहते हैं कि इनको 8 भागों के अंदर विभाजित किया। ठीक है, के आधार पर हिंदी साहित्य को 8 कालों में विभाजित किया। 8 कालों के अंदर उन्होंने इसको विभाजित किया, अलग अलग समय सीमाओं के अंदर 8 कालों में वर्गीकृत किया और 5000 कवियों को स्थान दिया गया। अब उसमें बताया कि ये जो 8 कालों में रचना की गई और करीबन 5000 एक तरह से देखा जाए तो कवियों को शामिल किया। वैसे देखा जाए तो 5000 सैनिक कहे जाते हैं एक तरह से एक राजा की सेना के अंदर। उसी तरह से इन्होंने क्या है कि ये जो साहित्य सर्जन कर रहे हैं तो उन साहित्य सर्जन के अंदर ये जो 5000 कवियों के रूप में एक तरह से उनको शामिल करते हुए और इससे जो काल विभाजन है या इसका जो विवरण है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी खातिर कहा जाता है कि इसमें आदिकाल के तत्कालीन साहित्यकारों के जीवनोवर्तों और रचनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। अब उन्होंने बताया कि ये जो चीजें थी ना, उन चीजों के अंदर जो कहा जाता है कि उस समय के जो तत्कालीन का मतलब उस समय के दौरान के जो कवि थे, उन कवियों के जीवनवृत्तों अर्थात वो किस प्रकार की रचनाएं कर रहे थे, उनका मूल्यांकन करने का जो कार्य है वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या है कि मिस्र बंधु हैं, उन मिस्र बंधुओं ने और जो अपना हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उन प्रमुख ग्रंथों में थोड़ा सा उसमें प्रत्येक उत्तराधिकारी के रूप में वो काम है वो करते रहे। अब शुरुआती समय फ्रेंच विद्वान शिव सिंह सेकर, ग्रियेशन, उसके बाद कह सकते हैं कि ग्रियेशन के बाद मिस्र बंधु। अब जो है वो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कह के पुकारा, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रत्येक जो काल है उसकी काल की समय अवधि को सही और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। हालांकि कुछ विद्वान उनसे मतभेद रखते हैं, किंतु उसके बावजूद भी क्या है कि अपनी रचनाओं को उन्होंने इतिहास में बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ अब एक दृष्टि से डालें तो एक दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है ना, और या कह सकते हैं उसका कालक्रम है, तो कालक्रम की दृष्टि से और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और एक तरह से न्याय संगत और सुव्यवस्थित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनका प्रयास जो था वो 1929 ईस्वी से इसको देखें तो पढ़ने को मिलता है। उसके साथ साथ जिस तरह से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि यहाँ 1913 तक तो मिस्र बंधु चले, ठीक है, उसके बाद आधुनिक काल से उसको जोड़ रहे हैं। फिर उसके साथ साथ
कह सकते हैं कि उन्होंने इसका अगला जो चरण है वो इन्होंने इसको अपनाया। और उसको अपनाने के साथ साथ जिस तरह से इन्होंने इसकी जो परिभाषा दी कि आदिकाल की जो शुरुआती समय है वो 1050 से लेकर के 1375 तक का है। फिर शुक्ल जी के बाद द्विवेदी आ जाएंगे, आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी के बाद कह सकते हैं कि हम लोग द्विवेदी से पहले थोड़ा सा देखें तो आचार्य विश्वनाथ जी आ जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने क्या है कि हिंदी जो शब्द सागर की भूमिका के अंदर अपना महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं किरदार को निभाया। और लेखन की दृष्टि से देखें तो जो ग्रियर्सन और मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं का जो कार्यकाल रहा था उस कार्यकाल को जो काशी नगरी की प्रचारणी सभा है उसके द्वारा उन्होंने प्रकाशित करने का प्रयास किया। और सारपूर्ण परिभाषा दी जाए तो उसकी दृष्टि से देखने को मिलता है कि जो क्रियान्वित करते हुए और सुनियोजित साहित्य इतिहास को प्रस्तुत किया, जो आचार्य शुक्ल जी ने प्रत्येक युग की दृष्टि से सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों को युग परिवर्तक के रूप में प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो उसमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो साहित्यकार और उन साहित्यकारों ने और इतिहास से हिंदी साहित्य के इतिहास में और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनका जो थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय, क्योंकि आदिकालीन जो साहित्यकार और उनके रचनाकार कहें तो उन रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय, तो बाकी जो बचे वो हम लोग कल इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे।